हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कानून का रास्ता चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हैं श्री दयाशंकर वर्मा सर, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में अपने निवास से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में सदैव तत्पर रहते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि जो लड़के वाले होते हैं, लड़की वालों को धोखे में रखकर उनसे शादी करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, ये है, वो है, और जो उनका घर रहता है वो भी भाड़े का रहता है। जब लड़की की शादी हो जाती है और वो वहाँ पर ससुराल में पहुँचती है तो वहाँ पर वो देखती है जो उसे बताया गया था वहाँ बिल्कुल वैसा नहीं है। बताया गया था कि हमारा लड़का ये काम करता है, ये जॉब करता है। जब घर पे देखा तो वो कुछ नहीं करता। उसके बाद वो लोग लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं और उससे दहेज की मांग करते हैं कि जब शादी में भी बहुत सारा पैसा वो लूट लेते हैं और फिर बोलते हैं गाड़ी लाओ। अगर लड़की अपने पिता से बोलती है तो उसके पिता गाड़ी भी दे देते हैं, फिर उसे और परेशान करते हैं, बोलते इतना पैसा लाओ, ये लाओ। उसके बाद वो लड़की का शोषण, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। तो दादा से हम यही जानेंगे कि लड़की वालों को कानूनी रूप से उन पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, जो प्रश्न इन्होंने मेरे समक्ष रखा है वह बिल्कुल सही है। आजकल पूरे देश में 90% करीब शादी एक चर्चित विषय बन गया है। चाहे लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, बिना सोचे समझे, बिना देखे आजमाए जो शादी कर लेते हैं वो बहुत जल्दी अपने आप टूट जाती है, सिर्फ इसलिए कि दोनों एक दूसरे के लालच में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अधिकांश पति या पत्नी तब बनते हैं जब पहले वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मजबूरी में शादी करनी पड़ती है। उसके बाद फिर जब शादी होती है तो या तो दहेज, शादी के पहले दहेज मांगना, शादी तिलक के समय दहेज मांगना, शादी के समय या शादी के बाद या किसी स्टेज पे जी जो दहेज लड़के वाले मांगने लगते हैं, हाँ। वो बहुत ही गंभीर अपराध माना गया है। जी मजबूरी में लड़की पक्ष के गार्जियन हाँ देने को मजबूर हो जाते हैं, जी सिर्फ इसलिए कि मेरी बच्ची खुशहाल रहे। हाँ हाँ कुछ दिन तो शादी बहुत अच्छी चलती है जी लेकिन बहुत जल्दी इसमें कटुता आ जाती है। हाँ। क्योंकि दहेज कोई भी परिवार हो, दहेज की एक ऐसी प्रथा है हाँ। कि कभी पूरी हो ही नहीं सकती। जी जी क्योंकि आपने आज गाड़ी दे दिया, हाँ कल व्यापार के लिए बड़ी ट्रक दे दो। हाँ तो ये इसलिए इसको दहेज प्रथा को हाँ हाँ अपराध माना गया है। जी 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 सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में माना गया है। दोनों को न्यायालय दंडित करती है। जी दादा, इसमें आजकल वर्तमान में हम बहुत सारे केस देखते हैं कि लोग जो लड़के वाले होते हैं खासकर, वो बहुत बड़ा चढ़ा कर बता देते हैं लड़की वालों को, ससुराल पक्ष वाले जो होते हैं कि हमारा लड़का इतना जॉब करता है, इतना कमाता है। लेकिन जब लड़की जो है घर पहुंचती है, अपने ससुराल पहुंचती है, शादी के बाद जब शादी हो जाती है, उसके बाद उस पर जो मानसिक और शारीरिक रूप से अत्याचार होना शुरू होता है। तो ये सारे केस तो आजकल बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि आपने बताया कि 90% केस जो शादी के हैं वो आजकल ऐसे ही चल रहे हैं। तो उसमें कानूनी रूप से जब पीड़ित वर्ग होता है यानी कि लड़की पक्ष, उसको क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या उन्हें शुरुआत करनी चाहिए, किस तरह से, ताकि वो कानून का सहारा लेकर उनको एक सही मार्गदर्शन और उन्हें जो है वो एक डिसीजन मिल सके और उस प्रकार की धोखाधड़ी वाली शादी से बच सकें वो। यह बात सही है कि लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड परिवार के विषय में बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जी ये बात तो तब आती है जब लड़की अपने
पति के घर जाती है, वहाँ माहौल देखा जाता है, तो अब समझ में आती है। भले ही एक दिन के लिए लड़की गई हो, अगर उससे शारीरिक संबंध बना लिया गया है, तो ये समझ लीजिए कि शादी पक्की हो गई। ये कानून में लिखा है, भले ही शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ हो या ना हुआ हो। अमूमन शादी का रजिस्ट्रेशन कराने में लोग हिचकिचाने लगते हैं कि यार शादी में का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, सदैव के लिए बंधन बन जाएंगे। लेकिन उसको भी कानूनी जामा इसीलिए पहनाया गया है कि यदि पत्नी अपने पति के यहाँ एक दिन भी रही है और उसके साथ पति ने शारीरिक संबंध बना लिया है, तो वो समझ लो कंफर्म के शादी का ही सर्टिफिकेट है, वो शादी मानी गई है। दादा, लेकिन इसमें धोखाधड़ी तो बहुत लोग करते हैं। ये धोखाधड़ी ही है, समझिए उसको। कि लड़की बताती है कि मैं इतना पढ़ी हूँ, इतना मेरा परिवार का वर्चस्व है, इतना धनाढ़ है, मैं इतना इस जगह नौकरी करती थी, इतना मुझे वेतन मिलता था। जब ससुराल पक्ष में जाती है तो अधिकांश बातें उसमें झूठी मिलती है। इसी प्रकार पति अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और परिवार का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लड़की पक्ष को बताता है, उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को बताता है। तो कुछ दिन बाद वो सब आधे से ज़्यादा बातें झूठी पाई जाती हैं। तो दादा, इसमें इस चीज़ों से बचने के लिए लड़के और लड़की वाले जो वर्तमान में शादी करने वाले जिन्होंने नहीं करी है, तो इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से आप क्या उनको बताना चाहेंगे कि क्या सावधानी बरतें? शादी के पहले अच्छी तरह वर और वधू से एक दूसरे से कंसेंट, परिवार वालों से अनुमति, एक दूसरे का पारिवारिक पृष्ठभूमि देख के ही शादी करना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते निश्चित धोखा खाते हैं। अंत में फिर मामला कटता पे आ जाता है। प्रताड़ना उसी को कहते हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक प्रताड़ना कहते हैं। और जब क्रूरता की श्रेणी बढ़ जाती है, मारपीट होने लगती है, एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं, तो वो घरेलू हिंसा का रूप ले लेते हैं। तो दादा, इसमें जैसे ऐसी शुरुआत हो जाए तो लड़की पक्ष को सबसे पहले क्या करना चाहिए? किस प्रकार की सावधानी बरतना चाहिए? सबसे पहले तो उसको स्त्री धर्म निभाना चाहिए। अगर स्त्री धर्म निभाने में वो असफल रहती है, तो तभी समझ लीजिए कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी से मतलब या तो उसका पहले से कहीं अफेयर चल रहा है, ससुराल पक्ष में रह के लुके छुपे अपने बॉयफ्रेंड से मोबाइल पे बात करना, पोल खोलने पे सास ससुर मना करते हैं कि ऐसा मत करो भाई, अब तुम शादी किसी की बहू बन के आ गई हो, घर में ऐसा वातावरण मत बनो। अगर वो समझती है तो ठीक है, नहीं तो वो धमकी देने लगती है तरह तरह की कि देखो मुझे मारपीट कर रहे हैं, मुझे कुछ कर रहे हैं, मेरी शारीरिक यातनाएं दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात उसका ये होता है कि मुझसे दहेज की मांग भारी मात्रा में मांगना शुरू कर दिया, नहीं तो मारपीट कर रहे हैं। दादा, जैसे लड़की वाले पक्ष को ससुराल की तरफ से धोखा मिले तो उन्हें थाने में जाके क्या करना चाहिए? लड़की पक्ष को, पीड़ित लड़की पक्ष को। सुनिए, जो आपका प्रश्न ये है लड़के पक्ष को या लड़की पक्ष को क्या करना चाहिए, ये दोनों पे लागू होता है। अगर लड़की चरित्रहीन है, पहले से कहीं शादीशुदा है, या उससे रिश्ता टूट गया है, उस बात को छिपा के उसने वर से शादी कर ली। तो धाराओं के बारे में बताएं, थोड़ा जानकारी दीजिए। वेट करिए। जब ये होती है तो उसका पूर्व इतिहास शादी से पहले परिवार वालों को ज़रूर देख लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ये बात बहू अपने घर आती है ना, तो वो हो सकता है वो आदतन अपराधी हो,
इसके पहले कई लोगों से शादी कर चुकी हो, जी। तो ऐसे लोग शादी के लिए शादी करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन रहती हैं और मौका पाके सारा जेवर कीमती सामान लेके गायब हो जाती हैं। जी जी। फिर उनका पता भी नहीं चलता। हाँ, हाँ। आप ढूंढते रहो, जी, जी। पुलिस के चक्कर लगाते रहो। जी, जी। तो पुलिस पहले तो ये कहती, भाई क्या पुलिस से पूछ के की थी क्या? हाँ जब वो निराश हो जाता है हाँ। तो पुलिस का सहारा लेता है, जी काउंसलिंग उच्च अधिकारियों के पास जाता है, जी। तो फिर उस लड़की के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कायम होता है। हाँ हाँ। और अभी अगर ऐसा ना हो, सीधा सीधा केस हो कि लड़के वाले जो है वो ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखा दे और लड़की को घर ले आए शादी करके, उसके बाद जब लड़की वालों को पता चले तो लड़की वालों को फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये ज़्यादा बताएं। सबसे पहली बात तो आजकल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेना चाहिए, उसको रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए, जी। ताकि आगे पीछे ये झगड़ा ना हो। कॉन्ट्रैक्ट से आपका क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट क्या से जैसे आपकी शादी पक्की हो गई है तो आप सक्षम एक नोटरी के पास जाइए, एक कॉन्ट्रैक्ट पत्र बनवा लीजिए, उसको रजिस्टर करवा लीजिए। उसमें क्या क्या जानकारी हमें देनी होती है? जानकारी है कि जो हम शपथ पत्र लगता है उसमें कि जो मैं तथ्य अपने ससुराल वालों को दिए मेरे ज्ञान के अनुसार बिल्कुल सही है। जी जी। यही कॉन्ट्रैक्ट पति जैसे के कि उनका इसमें जैसे संपत्ति क्या है लड़के वालों के पास, या उनकी जो वर्क जॉब है क्या है, या उनकी इनकम क्या है, इस टाइप का। वो तो ट्रायल के दौरान है। नहीं, अभी वो जो सुनिए contract होता है, तो उसमें अभी क्या? शादी की कॉन्ट्रैक्ट की बात करिए। शादी की कॉन्ट्रैक्ट के जब उल्लंघन होता है तब केस लागू, क्रिमिनल केस लागू होता है। वो नोटरी जो हम कराएंगे उसमें क्या डिटेल लिखेंगे? तो पहले तो शादी का कॉन्टैक्ट करो कि मैं फला फला पुत्री फला फला जाति फला फला, ये निवासी इतना इतना, हम लोग इस पति वाले यही हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से स्वेच्छा से, एक तो बालिग नाबालिग, नाबालिग का बात कोई नहीं मानी जाती। जी जी बिल्कुल। सब चीज़ अवैध है उसका। हाँ। जो चीज़ है उसके माता पिता का कंसेंट है। और नाबालिग के विषय में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता भी ना कोई नोटरी बनाता है। अगर बनाता भी है तो उसकी उम्र बढ़ा के बताता है। जी जी। हाँ, जो अगर ऐसा होता है तो वो लड़की के माता पिता जिम्मेदार होते हैं, ना कि लड़की, नाबालिग लड़की। तो लड़की वाले अगर थाने में रिपोर्ट करें दादा तो फिर किस आधार पर करें? किस आधार पे? मैं नाबालिग हूँ, मुझे बहका फुसला कर नहीं, शादी अगर हो गई है उनकी, अपराध है ना उसका। तो वो उसको थाने में जाके क्या करना चाहिए लड़की पक्ष को? पति पर मुकदमा कायम कराना चाहिए। 363 376 300 वो तो धाराएँ बढ़ती जाती वो हैं। किस प्रकार की कुछ धाराएं बताएं दादा? अगर नाबालिग है उसके साथ किसी ने नाबालिग नहीं, बालिग की बात है। बालिग की बात छोड़िए, पहले नाबालिग की बात करिए। अगर लड़की नाबालिग है, अगर वे स्वेच्छा से किसी के बालिग के साथ चली भी गई है और उससे कहीं बहका फुसला के ले गए कि मैं तेरे साथ शादी कर लूँगा, ये कर लूँगा, शारीरिक संबंध बना लिए, तो वो 363 366 376 के अपराध होता है। और एक से अधिक लोगों ने यदि जोर ज़बरदस्ती से उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है तो धारा 34 उसमें जुड़ जाती है। जी। इसी प्रकार बालिग महिला के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना, घर से लेके जाना, तो 366 366 है और 376 का मामला बनता है। जी जी। जब ये चीज़ हो जाए तो चाहे पीड़ित लड़की पक्ष थाने में जाके थाना में केस रजिस्टर करवा सकती है। अब दादा मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा, जो लड़का पक्ष है वो लड़की को प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, तो लड़की के माता पिता को क्या करना चाहिए? लड़की को थाने में मुकदमा कायम कराना चाहिए 498A। हाँ। अगर दहेज मांगता है तो 3/4 दहेज प्रोहिबिशन एक्ट। जान से मारने की धमकी देता है तो 506।
और जो अपराध की गाली देता है जी 294, धमकी देता है 506, हाँ। तो ऐसी धाराएं बढ़ती जाती हैं। तो जो जैसे जो मानसिक प्रताड़ित करने पर 498 और जैसे शारीरिक रूप से टॉर्चर करते हैं वो शारीरिक प्रताड़ना में आ जाता है, 498 ए में ही आता है। दादा इसमें सजा वगैरह कितने साल की मिलती है? 498 में 3 साल की सजा का 3 साल की। प्रावधान है। तो इसमें दादा समूह तो धाराओं का लगता है, तो हाँ। आपने तो एक ही सजा बताई, तो वो सारी धाराएं जो जो धाराएं लगती बढ़ती जाएंगी, जैसे 366 हाँ। उसमें 7 साल की सजा, 376 10 साल की सजा, हाँ धमकी 3 महीने की सजा, 6 महीने की सजा, गाली गलौज 6 महीने की सजा, ये इस तरह से तो ये सारी धाराएं जुड़ के कई सालों की सजा हो जाती होगी। जब कोर्ट में जाता है, कोर्ट डिसाइड करती है कि सभी धाराएं की सजा एक साथ चलेंगी या अलग अलग चलेंगी। इसमें दादा धारा 420 भी इस्तेमाल होती है क्या? होती है। यदि धोखाधड़ी करके आपने उसका धोखाधड़ी में फिरवा गए, जैसे आपने अपनी जाति छिपाई, अपनी एजुकेशन छिपाई, आपने अपनी आमदनी छिपाई, वो धोखाधड़ी में चला जाएगा। जी 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 दादा जैसे मेरा सवाल अब ये आ रहा है कि अगर आप धाराओं का एक समूह बता दें इस प्रकार के केसों में कि धोखा भी दिया उनने, फिर गलत भी बताया, फिर शादी भी कर ली, फिर प्रताड़ित अभी करना जो भी मैंने शुरू किया। बताया यही धाराएं कवर होती है। एक बार पूरा सीक्वेंस से सारी जैसे धाराओं का धोखाधड़ी से combination। 420, हाँ जी कोई फर्जी करार पत्र बनाया है आपने, जी जी 420, 467, 468, 471, 477, यदि इसी में धन अर्जित करने के लिए कोई ऐसा दस्तावेज बना के उसको असल के रूप में प्रयोग करके शादी कर ली, जी जी और फिर मनी अर्जित करने के लिए वो तो उसमें यही धाराएं लग के धाराओं का में सजा का प्रावधान बढ़ जाएगा। तो हत्याओं का प्रयास भी कभी कभी कर दिया जाता है। हत्याओं का प्रयास जो होते हैं तो 307 लग जाती है। और हत्या हत्याओं कर का ऐसे में हत्याओं का प्रयास क्या होता है कि गला दबा देते हैं, रोद दबा देते हैं कि मैं मार डालूंगा यदि हमें तुम्हारे माता पिता ने दहेज नहीं दिया है, तुमने नहीं दिया, तो 307 लग जाती है। मारपीट करते हैं तो मारपीट का जैसे अनिच्छा से कोई पत्नी मना करती है कि नहीं मैं सहवास नहीं कराऊंगी, तो बिना पत्नी के कंसेंट के मेडिकल नहीं कराया जा सकता। यदि नाबालिग है तो नाबालिग का मेडिकल बिना उसके माँ बाप के सहमति के नहीं कराई जा सकती है। यदि लड़की खुद कहती है कि मेरा मेडिकल करा लो, वो कोई मायने नहीं रखता नाबालिग का। मेडिकल तभी होगा जब उसके माँ बाप अब स्वीकृत लिखित में स्वीकृत दे दें। जी जी दादा थाने में जो शादी से संबंधित केस जैसे जाते हैं उसके लिए अलग प्रकार के महिला काउंसलर उपलब्ध होती है थाने में कि सब एक ही जैसा चलता है? देखो कहीं किसी थाने में महिला अधिकारी उपलब्ध होती हैं और कहीं नहीं होती। यदि उपलब्ध होती हैं तो केवल ऐसे केसेस महिला थाना प्रभारी ही सुनेगी, वो लिखेगी, लिखा पढ़ी करेगी। यदि उस थाने में महिला अधिकारी नहीं है तो बगल में किसी जहाँ भी हो वहाँ से बुलाकर FIR दर्ज की जा सकती है। तो दादा जैसे एक क्षेत्र है, शहर है, तो उसमें महिला थाना तो एक ही होता है, तो सभी प्रकार के जो केस किसी भी एरिया के वो महिला थाने में जाके FIR। आपका ये कहना गलत है। पूरे ज़िले में एक महिला थाना होता है। या तो आप महिला थाने में जाएं, केस रजिस्टर कराएं, या अपने संबंधित थाने में जाके रिपोर्ट करें। उस संबंधित थाने में भी महिला अधिकारी होती है। यदि नहीं होती तो महिला थाने से बुला लिया जाता है, और वहाँ से भी नहीं उपलब्ध आस पड़ोस ज़िले से बुलवा के वो सुनी जाती है। दादा इसमें साइबर का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? जैसे लड़की अगर जागरूक है, पढ़ी लिखी है, तो वो वीडियोस या रिकॉर्डिंग करके वो उसको बता सकती एविडेंस बना के वो उसको बता सकती है, FIR में लिखवा सकती है, विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी के पास वो पेश की जा सकती है। तो उसमें साइबर की धारा लग जाती है। उसमें साइबर की धाराएं क्या होती हैं? 66 65
जी जी। अच्छा ठीक। और दादा बहुत से केस आजकल ऐसे बन रहे हैं कि जो ससुराल पक्ष वाले होते हैं वो लड़की को मार देते हैं और ससुराल उसके लड़की के मायके में फ़ोन लगाकर बोलते हैं कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली, तो उस समय उन्हें क्या करना चाहिए? यह एक गंभीर विषय होता है। हाँ उसमें यदि आभास हो जाता है जी। तो थाने में हाँ। उसमें कभी कभी अगर डायरेक्ट एविडेंस मिल जाती है, हाँ। डायरेक्ट, हाँ। तो उम्र के हिसाब से शादी, हाँ। उसमें 304B हाँ हत्या का ही गंभीर वो है। जी जी। नव विवाहिता वधू उसको बोलते हैं। हाँ हाँ। उसमें 304B की धारा लग के और जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं हाँ हाँ। उस हिसाब से गिनती के अनुसार धाराएं लग जाती हैं। हाँ हाँ। मतलब दादा उसमें कितनी सजा मिलेगी? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। दादा जैसे शादी में 4-5 साल बाद बच्चा हो जाने के बाद प्रताड़ना शुरू हो तो भी धाराएं बदल जाती हैं? कोई धारा नहीं कि बदलती। बच्चे का एडवांटेज ना 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 वही उसमें धारा रहती वो धाराएं वही रहेंगी। और धारा जैसे इसमें जुर्माना और सजा भी बताएं थोड़ा। आजीवन कारावास तो होता ही है। हाँ हाँ। जुर्माना भी जो मजिस्ट्रेट चाहे हाँ। वो जुर्माना लगा सकता, मतलब अमूमन इसमें लगता है। जमानत का क्या है और आरोपी जमानत नहीं होती। नहीं दादा, ऐसा अगर नई नई शादी हुई हो और अगर उन्होंने लड़की को मार दिया हो तब क्या जुर्माना लगेगा? जो वही 304B 304 में आजीवन कारावास। हाँ। और जो मजिस्ट्रेट उचित समझे हाँ हाँ। 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपए जुर्माना करती है। जी 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 जी। अगर बच्चा साथ में है हाँ। तो बच्चे के भरण पोषण के हिसाब से जुर्माना लगाती है। जी जी। और इसके अलावा दादा कुछ एडिशनल जानकारी जो दर्शकों को जो जागरूकता के लिए देना चाहें आप? जागरूकता यह है कि सावधानी बरतो, शादी सोच समझ के करो, दहेज ना मांगो ना दो, हाँ हाँ। दहेज ना मांगो ना दो। हाँ, हाँ। साक्ष्य के लिए आजकल ये मोबाइल प्रचलन में है। हाँ। जब अत्याचार शुरू हो जाए तो किसी न किसी तरह उस अत्याचार का आप वीडियो बना लीजिए, हाँ। कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको सुरक्षित रख लीजिए, वही काम आती है। जी, जी, क्योंकि अमूमन ऐसे इसमें कोई साक्ष्य होती नहीं है। हाँ हाँ। लुक छुप के मारपीट करते हैं। आप भी लुक छुप के कॉल डिटेल करते हैं, अपने प्रेमी से लुक छुप के बात करती हैं। हाँ हाँ। तो यही सब तो अपराध का कारण होता है। जी 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 जी। लेकिन हत्या जैसे ये मतलब नहीं कि कोई किसी का अफेयर चल रहा है तो आप उसकी हत्या कर दो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जी, इसीलिए प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। जी दादा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने दादा से जाना या लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो जो बढ़ा चढ़ाकर पहले बताते हैं फिर शादी के बाद कुछ और होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो तो आप थाने में बिल्कुल रिपोर्ट करिए। अगर आपको दादा से कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।